नमस्कार, मैं उद्घोष राजन, राजन सर विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि जीएस जो है वो हम धीरे-धीरे शुरू करने वाले हैं और मैंने आपसे वादा भी किया था कि हम इस हफ्ते के एंड तक, मतलब जब लास्ट क्लास में थी तब मैंने बोला था कि उसके 1 हफ्ते के एंड तक हम जीएस की क्लास शुरू कर देंगे। और आज देखिए 1 ही हफ्ता हुआ है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है 4-5 ही दिन हुआ है और हम आज अपनी पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। पहली क्लास का हम आज श्री गणेश करने वाले हैं। तो जो कि सोचा था कि जहाँ से शुरू करें, किस सब्जेक्ट से शुरू करें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जीएस में। तो हमें लगा कि पॉलिटी ऐसा एक पोर्शन है जो लगभग लगभग हर एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए 100 नंबर का पूछ रहा होगा, क्वेश्चन बनना है जीएस का, तो 25 नंबर आना ही आना है। अगर 50 बनना है तो 10 आना ही आना है। 1/4 या 1/5 कह लो आप, पोर्शन पॉलिटी कवर करती ही करती है। तो एक और ये स्कोरिंग भी होता है अगर हम इसको अच्छे से पढ़ें, एक होलसम स्टडी करें, सिर्फ रटे रटे नहीं। हम अगर ऐसे चलते हैं कि पहले थोड़ा समझें, फिर थोड़ा सा हम अपना रटना भी, मैं जाहिर सी बात है बहुत पढ़ना पड़ता है, आर्टिकल्स वगैरह, सोर्सेस वगैरह बहुत कुछ रटना पड़ता है पॉलिटी में। लेकिन अगर हम समझें और उसके बाद रटना चालू करें तो ये हो जाता है कि हम अच्छे से, बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग लगभग हम ऑप्शंस देख के भी हम कर सकते हैं। तो पॉलिटी थोड़ा सा कह सकते हैं आप कि बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा हमें इजी तो नहीं कहूँगा, बट हल्का सा एक एज दे देता है, जहाँ पर हम पॉलिटी को अच्छे से करके अच्छे से कम तो स्कोर अच्छा कर सकते हैं। उतना रिस्की नहीं होता है पॉलिटी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले हम पॉलिटी शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि पॉलिटी के साथ साथ ही हम अदर क्लासेस भी लगवाएं। और जल्दी जल्दी हो सके तो हम, अभी क्या कौन सा महीना है हमारा, अब जुलाई ख़त्म होने वाला, अगस्त स्टार्ट है, तो मिड ऑफ सितंबर तक हम कोशिश करेंगे कि हम जीएस के जो बड़े बड़े पिलर हैं हमारे, पॉलिटी हो गई या हिस्ट्री हो गई और साइंस हो गया, इन्हें ख़त्म कर लें वहाँ तक, ताकि हमें एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारे आधा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो चलिए हम पॉलिटी भी शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉलिटी में हमें रिसोर्सेज कौन कौन से हमें जो हैं, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से होंगे, हम पॉलिटी कहाँ से पढ़ेंगे, किस बुक से पढ़ेंगे और कैसे कैसे इनमें हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो सबसे सुप्रीम रिसोर्सेज और जो सबसे एकमात्र रिसोर्सेज माना गया है पॉलिटी में, वो है हमारा लक्ष्मीकांत। इसको तो कहते हैं कि पॉलिटी का ये बाइबल है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया और लक्ष्मीकांत अच्छे से समझ लिया और कुछ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए पीवाईक्यू, तो लगभग लगभग आप अपने एग्जाम में अगर 20 नंबर का पूछ रहा है तो 15 प्लस स्कोर आराम से कर लोगे। लेकिन है क्या कि लक्ष्मीकांत है बड़ी बल्कि, जल्दी ख़त्म भी नहीं होगी। लक्ष्मीकांत को ख़त्म करने में टाइम भी बहुत लग जाएगा और टाइम ज़्यादा हमारे पास है भी नहीं। जो भी हमारे एग्ज़ाम है वो हाल फिलहाल में ही होने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा एक रिस्क है कि पूरा लक्ष्मीकांत पढ़े कैसे। तो उसका एक ऑप्शन क्या आता है, उसका ऑप्शन हमारा आता है घटना चक्र। घटना चक्र कर लें, घटना चक्र कर लेंगे तो भी लगभग लगभग हमारा खत्म हो जाएगा। घटना चक्र में क्या है कि यूपी के लगभग सारे एग्जाम जो स्टेट लेवल के होते हैं या फिर जो वनडे लेवल के भी थोड़े बहुत होते हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हैं। और जब क्वेश्चंस ही नहीं कवर करता है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन और उसके 1-2 पेज पहले हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन भी दे देता है। तो उससे हम लगभग लगभग, और इससे ये पता चलता है कि घटना चक्र से ये पता चलता है कि इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है और सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। तो हमें घटना चक्र का जो इंडेक्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कि लक्ष्मीकांत आप पूरा कवर नहीं कर पाओगे, तो आप जो है घटना चक्र का इंडेक्स देखो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और किस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बस वो चैप्टर आप चाहो तो लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। बाकी आप चाहो तो छोड़ दो। तो जो बुक बहुत बल्कि लग रही होगी आपको, तो जो बुक बहुत बल्कि लगती है पढ़ने में, वो मान के चलो आधी ही हो जाएगी अगर हम घटना चक्र के हिसाब से लक्ष्मीकांत को कवर करते हैं। अब अगर कुछ हैं जिन्हें लगता है कि भाई घटना चक्र का भी समय नहीं है, हमें अदर चीज़ें पढ़नी है और पॉलिटिक्स उतना हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है और याद याद करनी है, तो ऐसा कुछ मिल जाए रिसोर्स जहाँ से बस हम याद ही कर लें, तो उनके लिए है हमारा लूसेंट। लूसेंट लूसेंट से तो सही बताएं तो अच्छी कोई किताब है ही नहीं, क्योंकि ये एक पतली सी किताब आती है और उसमें सब कुछ भर देता है। देखोगे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 25-30 पेज मैक्सिमम, शायद इतना ही होगा, जिसमें हमारा पॉलिटी पूरा कवर कर दिया है।
और इतने फैक्ट्स डाला हुआ है कि अगर आप उसको लूसेंट रट लेते हो तो मुझे नहीं लगता है वनडे या कोई भी एग्जाम आपको रुकने वाला है। लूसेंट लगभग सब चीज कवर कर देता है। लेकिन अब लूसेंट में क्या दिक्कत होती है लोगों को कि इतने फैक्ट्स हम रटें कैसे। अब न आगे पता है, न पीछे पता है, न दाएं पता है, न बाएं पता है, बस ये पता है कि ये रटना है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि भाई इसको रटें कैसे, कितना रटें। 25 पेज रट ही लें पूरा, उसके बाद हिस्ट्री भी रटें, उसके बाद हम ज्योग्राफी भी रटें, सब रटते ही चले जाएं। तो इतना भाई हमारा दिमाग तो इतना ज़्यादा, इतना तेज तो खैर अभी फ़िलहाल नहीं किसी का है इस जनरेशन में कि पूरी रटते चले जाएं, रटते चले जाएं। बड़े हाल फिलहाल कुछ ही लोग मुझे ऐसे मिले हैं आज तक जो कहें कि हाँ मुझे कुछ पता नहीं है फिर भी मैं लेकर रट लेता हूँ। अगर इतनी शक्ति आपके अंदर है तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इतने रटने में सक्षम हो तो स्टेट लेवल या वनडे एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता आपको। तो लूसेंट कवर कर सकते हैं आप। तो या तो फिर एक ये आता है हमारा लूसेंट का ये ऑब्जेक्टिव। ये बड़ी अच्छी किताब है लूसेंट को, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव। आप कहीं से भी पढ़ो, आप लक्ष्मीकांत से पढ़ो, घटना चक्र से करो, लेकिन लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हमें जरूर कर लेना चाहिए। इसकी जो बुक आती है लगभग ये ऐसा आता है कि 4-5 साल में जितने भी एग्जाम हुए होंगे उन सबका एक समराइज करके एमसीक्यूज फॉर्म में चैप्टर वाइज, चैप्टर में क्या कहते हैं टॉपिक वाइज ये दे देता है। तो इससे होता क्या है कि आप कोई चैप्टर मान लो लक्ष्मीकांत आपने उठा लिया, फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा, फंडामेंटल राइट पढ़ा, उसके बाद हम गए घटना चक्र सॉल्व कर लिया, और थोड़ा वेरिएशन चाहिए होगा हम लूसेंट जाएंगे, लूसेंट सॉल्व कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे जो 4-5 साल में इधर बीच के जो हाल फिलहाल में जो कुछ जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए होंगे तो वो हमारे हिसाब से कवर हो जाएंगे। एक ये तरीका हो गया। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर टाइम मिलता है तो ये आप लोग जरूर करिएगा लूसेंट ऑब्जेक्टिव। बाकी जो आपका प्राइमरी रिसोर्स होगा वो क्या रखते हो, लक्ष्मीकांत रखते हो, घटना चक्र रखते हो या लूसेंट रखते हो, ये आपकी चॉइस होगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। हाँ मैं पढ़ाऊँगा किससे, मैं पढ़ाऊँगा आपको लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत को मैंने अपना बेस मान के लिया है कि मैं इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा। बट ये भी है कि मैं घटना चक्र और लूसेंट इसको भी अपने दिमाग में रख के ही चलूँगा, जिससे ऐसा ना हो जाए कुछ फैक्ट बाय चांस गलती से छूटा नहीं है, बट बाय चांस अगर लक्ष्मीकांत में छूट रहा हो तो हम घटना चक्र और लूसेंट में उसको उसके फैक्ट को उसमें ऐसा पढ़ाऊँ कि हम लगभग लगभग सारा कवर कर लें। तो एक हमारा होलसम स्टडी हो जाएगी जिसमें हम लगभग लगभग अपनी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। तो ये बात हुई हमारी रिसोर्सेस की। अब चलिए आगे देखते हैं टॉपिक। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम ये मतलब कि मैंने ये जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 ये ऐसे लिखा है कि फंडामेंटल राइट से पहले हम ये ऐसे इस सीक्वेंस में जाएंगे। पहले बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी देखेंगे। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि बेसिक क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, ये देखेंगे। कौन कौन से एक्ट आए थे ब्रिटिश राज में, उसके बाद कैसे कैसे बना। मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि अब जब तय हो गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो उसके बाद से क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ, क्या क्या हर्डल्स आई, या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी, क्या उसमें कितने मेंबर थे, पहले कितने आर्टिकल थे, अब कितने आर्टिकल हैं। ये सारी चीज़ें हम मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, मतलब ये है तो सारा ही इंपॉर्टेंट लेकिन क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इससे, सॉरी इससे। ये सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमारा लगभग जो हमने अपना संविधान कहाँ से लिया है, कहाँ से बोरो करा है, कितने हमारे पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, इन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे, सेलिएंट फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। उसके बाद ये हमारा जो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आप मान के चलो अब हमारी पॉलिटी शुरू हो गई, अब हम पॉलिटी को समझना शुरू कर दिए प्रीएम्बल से। अब हम ऐसा आ गए कि अब हम टर्म्स पढ़ेंगे। प्रीएम्बल के बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप, ये सब देखना शुरू करेंगे। जब यहाँ हम पहुँच जाएंगे इस वाले पोर्शन पे तब हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ लेगी। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाएंगे। अगर जिस एग्ज़ाम को फोकस कर रहे होंगे उसके हिसाब से तो फिर हम लगभग चीज़ें अच्छे से करते चले जाएंगे।
ये पढ़ना जरूरी इसलिए पड़ जाता है, ये शुरू का जो 4 पिलर है ये जरूरी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि अगर आप ये पढ़ लोगे तो आगे हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। आगे दिक्कतें नहीं आएंगी, हम लगभग लगभग बीच में अटकेंगे नहीं कहीं। अब फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, अब उसमें कहीं आगे स्टेट स्टेट क्या, कौन सा स्टेट कैसा स्टेट समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब अगर हम जब चीज़ें देख लेते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कैसे राइट्स के बारे में बात कर रहा है, किन किन चीज़ों की बात कर रहा है। तो ये बेसिक्स और ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पर हम थोड़ा 1-2 लेक्चर खर्च कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत लंबा लेक्चर चलने वाला है, बहुत टाइम है हमारे पास और हम ख़त्म कर लेंगे। पॉलिटिक गारंटेड मैं ही पढ़ाऊँगा आपको पॉलिटी, हो सकेगा बीच में तो कोई और शायद कवर करने आए। और अभी जो मेरा जो मीडियम होगा, मीडियम मैं पहले ही बता देता हूँ कि मीडियम क्या रहेगा, हम इसको किस टर्म में पढ़ेंगे। इंग्लिश। मैं जो पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी, उसका मीडियम रहेगा इंग्लिश। शायद हो सकता है कि राजन सर इसको हिंदी में पढ़ाएं, उसको इसी पोर्शन को पॉलिटी को हिंदी में पढ़ाएं। अगर वो नहीं पढ़ाते हैं तो एक सर है हमारे, वो हिंदी में शुरू करेंगे। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि अभी तो ये जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं आगे ऐसी पीपीटी बनवाऊंगा जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, तो मैं दोनों को ऐसे साथ में कवर करते चलूँगा। लेकिन अभी जो मेरा फोकस है इस क्लास के लिए वो मेरा मीडियम इंग्लिश ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे ये हैं। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं इसमें, आज हम कवर करने वाले हैं ये पहला क्या है, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दियर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो आज हम ये कवर करेंगे कि बेसिक्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, पॉलिटी क्या है, इसकी मीनिंग और इसका सिग्निफिकेंस। आज यहाँ से शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिटी क्या होती है। आप लोग अगर एक बार कमेंट करके बताना ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर, ये आप लोगों को विजिबल है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे तो लग रहा है कि विजिबल होना चाहिए, बट ये येलो लाइट की वजह से हो सकता है विजिबल ना हो। बट आप मुझे बताना एक बार, अगर नहीं होगा तो मैं इसको जो हमारा, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर कुछ जो हमें पीडीएफ जो डालने होंगे वो सब हम उसमें डाल देंगे, या फिर कुछ आप सजेशन भी दे सकते हो। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आप सजेशन देते रहना, हमें कुछ लगे कुछ हम भी इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे अपना पढ़ाने का तरीका सब कुछ। और कुछ बोर्ड में दिक्कत आ रही हो तो बताना, जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए अभी क्या है कि हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी होती क्या है। पॉलिटी अगर हम देखें तो पॉलिटी होती क्या है, पॉलिटी क्या है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी और अ कम्युनिटी दैट हैज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब कि ये आप कह सकते हो ये एक तरह की ऑर्गेनाइज सोसाइटी है। यहाँ आप देख सकते हो पॉलिटी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी और अ गवर्नमेंट। इट इज अ स्ट्रक्चर एंड रूल्स दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल यूज टू गवर्न देमसेल्फ एंड मेक डिसीजंस अबाउट हाउ दे लिव टुगेदर। मतलब कि एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है या फिर बोलो कम्युनिटी है जहाँ पे लोग रूल बनाते हैं कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ये जो सब चीज़ें होती हैं, किसको क्या देना है, रिसोर्सेज का रिडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी जो होती है वो किस बेसिस पे होती है, वो उसको बोलते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी क्या, आप देखोगे इंडियन पॉलिटी अलग है, अमेरिकन पॉलिटी अलग है, यूके पॉलिटी अलग है। तो मतलब ये एक बताता है कि एक तरह से आप मान लो कि किसी देश की फिलॉसफी कैसी हो सकती है, वो है उसकी पॉलिटी। अगर आप भारत को जानना है तो आप भारत की पॉलिटी जरूर आप देखोगे कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, या फिर कैसे स्ट्रक्चर है यहाँ की सोसाइटी, या फिर जो स्टेट है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है। तो वो बेसिक जो डेफिनेशन होती है किसी चीज़ की, वो होती है हमारी पॉलिटी। इसलिए यहाँ वो लिखा है पॉलिटी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज सोसाइटी और अ कम्युनिटी दैट हैज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट। ये एक तरह का स्ट्रक्चर है, सोच है। और इसकी वास्तविक आधार कौन देता है, इस सोच का वास्तविक आधार देता कौन है, ये देता है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कि पॉलिटी जो है उसको वास्तविकता पे, जो हमारे किसी जो हमारे देश की पॉलिटी है, किसी भी देश की पॉलिटी है, उसको वास्तविकता पे कैसे लाया जाए, कि उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाए जाएं, वो जो बेस आधार देता है वो देता है संविधान। तो देखा जाए कि पॉलिटी डिपेंड करती है उसके संविधान पे,
कि कैसा उसका संविधान है। इसलिए जैसे जैसे संविधान अलग अलग होता है वैसे वैसे उसकी यहाँ के उसके देश की पॉलिटी भी अलग अलग होती है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन पॉलिटी की। अब इसमें एक देख लेते हैं हमारे अरिस्टोटल, एक इन्होंने क्या बोला था पॉलिटी के बारे में। अरिस्टोटल का कहना था कि पॉलिटी इज द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द मेनी रूल फॉर द कॉमन गुड। मतलब कि ये एक तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे कई लोग एक साथ मिलके काम करते हैं एक कॉमन गुड के लिए। कॉमन गुड बोल लो, कॉमन मोटो के लिए, या फिर किसी, या फिर एक कॉमन गोल के लिए, गुड्स के लिए। तो कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक दूसरे में मिलके इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंटली काम करते हैं एक कॉमन गुड के लिए। यह डेफिनेशन थी अरिस्टोटल की। ये हिंदी में लिखा है, आप चाहो तो एक बार ये भी देख लेना राजनीति क्या है। एक बार आप वीडियो रोको और इसको भी पढ़ लेना। मैंने सोचा कि अगर अब इंट्रोडक्शन है तो ये जो मेन बेसिक है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी डेफिनेशन में जरूर से जरूर प्रोवाइड कराऊँ आपको हिंदी में भी। एक बार मैं पढ़ देता हूँ राजनीति क्या है। राजनीति एक संगठित समाज या सरकार का रूप है। यह वह संरचना और नियम है जो लोग स्वयं को शासित करने और यह निर्णय लेने के लिए उपयोग करते हैं कि वे एक साथ कैसे रहते हैं। ठीक है। और अगर ये दूसरा का जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज द आर्ट ऑफ अ रूलिंग। पॉलिटी क्या है? ये आर्ट ऑफ अ रूलिंग है। हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। किसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा, रिसोर्सेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सब हमारा पॉलिटी डिसाइड करती है। इट इंक्लूड्स रिसोर्सेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन, द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो यही हमारा, हिंदी में आप पढ़ लेना, यह शासित करने की कला है। कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है। इसमें संसाधन पुनर्वितरण, संस्थानों की भूमिका और नियम और विनियम बनाना शामिल है। इसमें जो बात हो रही है आप देखना, इट इंक्लूड्स रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पर। इंस्टीट्यूशंस एंड मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये बात है कि पॉलिटी डिराइव्स इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल एंड इट इज एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। पॉलिटी जो है, किसी भी देश की जो पॉलिटी होती है, पावर कहां से डिराइव करती है? फ्रॉम द पीपल, जनता के स्वयं द्वारा। क्योंकि जनता खुद इस ऑर्गेनाइज अथॉरिटी को बनाती है और रूल बनाती है कैसे हमें खुद अपने आप को गवर्न करना है। तो पॉलिटी कहां से डिराइव करती है? ताकत करती है इफेक्टिव, ये फ्रॉम इट्स पीपल, डायरेक्टली फ्रॉम इट्स पीपल। संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? पॉलिटी हम समझ गए, पॉलिटी क्या है। अब हम पढ़ेंगे संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और established precedents according to which a state or other organization is governed। संविधान जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो पहले से हमारा तय किया हुआ रखा है, जो बताता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो कैसे गवर्न करेगी, या फिर कोई भी सरकार है कैसी चलेगी, या फिर लोगों के दायित्व क्या है, सरकारों का दायित्व क्या है, हमें कैसे सिस्टम गवर्नेंस हमारा होगा। ये सब चीज़ कौन डिसाइड करता है? ये सब चीज़ हमारा संविधान बताता है। इसलिए संविधान बहुत ज़रूरी है। संविधान ज़रूरी क्यों है? पॉलिटी को अगर देखा जाए, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या जो भी है पॉलिटी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको वास्तविक रूप में लाने के लिए संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। और संविधान ही बताता है कि हमें कैसे उन चीज़ों को लाना है। एक तरह का माध्यम है ये, कि जो हमने सोचा है, जो हमारी फिलॉसफी है, उसको हम ज़मीनी स्तर पर कैसे लाएं, ये माध्यम है, ये हमें गाइड करता है संविधान। ये हमारा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। It outlines the structure of a government, the rights and duties of the citizens, and powers and responsibilities of different government institutions। ये स्ट्रक्चर बताता है कैसे सरकारें रहेंगी, गवर्नमेंट कैसे चलेंगी, उसका स्ट्रक्चर देता है हमें। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, सिटीजन को जो राइट्स मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? संविधान से मिलते हैं। जो ड्यूटीज है सिटीजन की, कहाँ से पता चलती है कि हमारी क्या ड्यूटी है? संविधान निर्धारित करता है कि आपकी क्या ड्यूटी है, आपकी क्या राइट्स हैं।
द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो कांग्रेस है ये यूएस में होती है, जैसे कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव है, यहाँ पे कांग्रेस होता है यूएस में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी, ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या जिम्मेदारियां हैं, इन्हें कैसे फंक्शन करना है, कैसे ये एक दूसरे पे क्रॉस चेक करेंगे, जो भी चीजें हैं ये सब कौन निर्धारित करता है, ये हमारा संविधान बताता है। संविधान और क्या है, संविधान हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड दैट गाइड्स हाउ अ कंट्री ऑपरेट्स। ये जो संविधान है ये हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड है। जितने भी लॉ बने हुए हैं सबसे बड़ा लॉ हमारा अगर कोई है तो संविधान में है, संविधान है। संविधान अपना पावर जो है कहां से डिराइव करता है, संविधान को, संविधान को पावर कहां से मिलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन derives its power directly from the people and all other laws derives its power from the constitution। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल, सॉरी पावर लिखना है बोल के, डिराइव इट्स पावर, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अपनी पावर कहां से लेता है, ये डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल से लेता है। एंड ऑल अदर लॉज डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिलती है, उसके फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल। एंड जो बाकी के जो लॉज हैं वो कहां से डिराइव करते हैं हमने पावर, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बाकी के लॉज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन एबिलिटी जो होती है कि वो संवैधानिक है कि नहीं है, वो कहां से लेते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेते हैं। एक बार ये हिंदी वाला आप देख लेना, क्या कहते हैं संविधान क्या है। संविधान एक सेट है मौलिक सिद्धांत या स्थापित प्रथाओं का जो एक राज्य अन्य संगठन को शासित करता है। एक बार आप ये वीडियो रोक के पढ़ लेना इसको, हिंदी वाला जो है। अब ये है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सुप्रीम लॉ, जैसे मैंने अभी बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सुप्रीम लॉ। तो इसका जो है वाई इट इज कॉल्ड सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड हो गया, सॉरी, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ऑफ लैंड। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है, बिकॉज इट इज हाईएस्ट लॉ इन अ कंट्री, ये सबसे बड़ा लॉ है, इट इज द हाईएस्ट लॉ इन कंट्री। नो लॉ अबव इट, इससे ऊपर तो कोई लॉ है ही नहीं। और जो थर्ड पॉइंट है, ऑल सॉरी all other laws
are inferior to constitution. तो ये देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज हाईएस्ट लॉ इन अ कंट्री, नो लॉ अबव इट। और जो थर्ड है, ऑल अदर लॉज आर इंफीरियर टू कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी जितने भी हमारे लॉ हैं वो संविधान के अधीन हैं, सब इंफीरियर है कॉन्स्टिट्यूशन के। सिर्फ इसीलिए, इस पॉइंट की वजह से हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर all other laws should conform or obey therefore all other laws should conform or obey the constitution and not to conflict it. ठीक है, all other laws are inferior to constitution, therefore all other laws should conform, obey the constitution and not to conflict it. इसलिए हमारा संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ, ये हमारे दो हैं, दो तरह के लॉ हम जो बेसिकली पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक हमारा होता है स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, अब ये इसको मैं लिख देता हूं CL, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, CL, स्टैट्यूटरी लॉ SL। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ये फंडामेंटल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होता है, जिसके आधार पर सरकारें कैसे चलेंगी, ये हमारा ये बताता है कि हमारा जो है सरकारें कैसे चलेंगी या फिर हम कैसे खुद को गवर्न करेंगे, ये बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और ये जो स्टैट्यूटरी लॉ होता है, ये क्या होता है? लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज। तो ये जो होता है वो किसी स्पेसिफिक इशू को एड्रेस करने के लिए लॉ बनाया जाता है, और ये थोड़ा ब्रॉड, इसका जो स्पेक्ट्रम है थोड़ा ब्रॉड है। इसका क्या है, एक पर्टिकुलर इशू को लेते हैं या स्पेसिफिक इशू को लेते हैं, तो ये इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे देखना आप, स्टेट लेजिस्लेचर है यहाँ पर, वो भी इनेक्ट कर सकता है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है ओनली इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ये जो SL है हमारा, क्रिएटेड बाय इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट, बता दिया है मैंने आपको, ऊपर ही बताया था, क्रिएटेड बाय इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये मैंने बता चुका है आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है ये ब्रॉड है। ये ब्रॉड चीजें होती हैं, ये हमारे स्पेसिफिक इश्यूज को कवर करता है, ये ब्रॉड चीजों को कवर करता है, कवरिंग द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्पेसिफिक एड्रेसिंग पर्टिकुलर इश्यूज। अब हमारे CL में क्या है? इट इज मोर डिफिकल्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसकी अमेंडेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, उसके लिए हमें आर्टिकल 368 का स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अमेंडमेंट ला सकते हैं। इसका जो अमेंडमेंट होता है ये नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से भी अमेंड कर सकते हैं, ये इंफीरियर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के।
ठीक है। अब ये होते कौन कौन से एग्जाम्पल देख लो आप, ये इंडियन पिनल कोड हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आरटीआई हो गया, ये सब हमारे आ जाएंगे स्टैट्यूटरी लॉ में। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या आएगा, फ्रेमवर्क लॉज, फ्रेमवर्क लॉज गाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट। जो वो ऐसे लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होगा उसको फॉर्म करने के लिए जो होता है, उस तरह के लॉ को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रुक जाइए इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, जो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? इट गिव्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलिटी और अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नेंस। ठीक है, इट गिव्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर पॉलिटी और सिस्टम ऑफ अ गवर्नेंस। It gives a basic structure of our polity or system of governance. आई जस्ट होप कि आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि राइटिंग ठीक ठाक लगे। इसको मैंने पहले से इसलिए लिख लिया था ताकि जो हेडिंग है उसको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये तो चलो मैं बोल रहा हूँ लिखते टाइम, तो एक बार आप सुन के भी समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, तो वो एक बार आप इन्फॉर्म कर देना, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना ज़रूर। पहला पॉइंट क्या हो गया, इट गिव्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलिटी और अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नेंस। दूसरा क्या है सिग्निफिकेंस का कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है कि जो हमारा लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, इनके आपस के रिलेशन कैसे होंगे, कैसे फंक्शन करेंगे, कैसे एक दूसरे को एक क्रॉस चेक करेंगे। तो ये जो दूसरा हमारा पॉइंट हो गया ये हो जाएगा। इट गिव्स अ बेसिक, इट गिव्स अ डिटेल पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। It gives detailed pattern. It gives a detailed pattern of relationship between legislature, executive and judiciary। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमारे हो गए सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। एक क्या होगा, इट गिव्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलिटी और सिस्टम ऑफ अ गवर्नेंस। दूसरा क्या होगा, इट गिव्स अ डिटेल पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। मतलब इससे बहुत क्वेश्चंस तो हमारे प्रीलिम्स में या किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बनेंगे, बट ये है कि ये हमें अब पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं, संविधान पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमें पता होनी चाहिए। तो ये क्लास जो हमारा है ये ऐसा है कि आपका इंटरेस्ट जग जाए, समझ में आने लग जाए कि क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे है, आगे हमें कोई समस्या ना आए, इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। बाकी आगे जो है इतना डिटेल में शायद हम ना जाएँ, जैसा आप बताओगे उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, या तो फिर जितना एग्ज़ाम में पूछ रहा है उसके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन ये थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए आज मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ। ये इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, नहीं भी पढ़ रहे हो, तो संविधान है भाई हमारा, तो इतना हमें पता होना चाहिए।
A also gives it also gives the details about the relationship between the state and its constituent citizen. ठीक है। और स्टेट में क्या है हमारा, इसमें यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, वही हमारा सेम क्या कहाँ गया, ये हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। Significance of the constitution: it gives a basic structure of a polity or a system of a governance. Second point is, it gives a detailed pattern of relationship between legislature, executive and the judiciary. And the third point is, it also gives the detail about the relationship between state and what is the state here, legislature, executive, judiciary and its constituent citizens. ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो फोर्थ पॉइंट हमारा, इट इट ऑल्सो details, it also give details about the ideals and aspirations of the people. It also details the ideals and aspirations of the people. अब इसमें जो है aspirations, किस चीज की aspirations? Aspirations are the goals set by any country. They are the goals set by a country. ठीक है, aspirations क्या है? They are the goals set by the country. Aspirations, goals set by the country. ठीक है। It also details the ideals and aspirations of the people. And what is the aspirations here? It is goals set by the country. And what kind of goals they are? Justice, ये हम पढ़ते हैं प्रीएम्बल में, थोड़ा भी कभी आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सबको पता है फ्रेटर्निटी। ठीक है। एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, एस्पिरेशंस कौन से? गोल्स सेट बाय द कंट्री। गोल्स कौन से हमारे जो होते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस किस चीज का जस्टिस, किसमें जस्टिस? ये ठीक है, जस्टिस ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो गई, एक मिनट।
इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। कौन सी जस्टिस? सोशल इकोनॉमिकल, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, belief, liberty of thought, expression, belief, faith, liberty of thought, liberty of thought, expression, belief, faith, वर्शिप की जगह नहीं बची, यहां लिख दे रहा हूं, एंड वर्शिप। ठीक है। जस्टिस कौन सा हमारा? जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब क्या है? इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी क्या है? फ्रैटर्निटी जो है सेंस ऑफ वननेस एंड ब्रदरहुड, भाईचारा, ये है हमारा फ्रैटर्निटी। ये होना चाहिए, जो आजकल लोगों में है नहीं, लेकिन ये होना चाहिए। सेंसेस ऑफ वननेस, ब्रदरहुड। ठीक है। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट था, क्या था ये? इट ऑल्सो डिटेल्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। एस्पिरेशंस, goals, aspirations are the goals set by the country. What kind of a goal? Goal of a justice, liberty, equality and fraternity. मैं विजिबल नहीं हो गया, शायद अब दिख रहा हूँ। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जस्टिस ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल, इधर से ठीक है, हाँ। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी क्या है हमारे? सेंसेस ऑफ वननेस एंड ब्रदरहुड। ये हमारे चार हो गए सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा कि क्या आवश्यकता है इसकी, क्यों बड़ा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिफ्थ है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स लेजिटिमेसी टू द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स लेजिटिमेसी टू द स्टेट एंड इट्स एक्शन। मतलब कि अब स्टेट को इस बात का क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, इस बात की लेजिटिमेसी, या फिर कह दो अब कि क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, अधिकार कौन दे रहा है, कहाँ कौन दे रहा है कि हम पे कोई किसी भी तरह का पाबंद लगा सके, या कोई भी काम करे वो सही है गलत है, ये कैसे किसके हिसाब से काम होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की लेजिटिमेसी देता है स्टेट को। जैसा टैक्स सरकार हमसे वसूलती है, तो टैक्स तो सरकार क्यों वसूलती है? तो गलत भी हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन सही क्यों है? क्योंकि इस बात की लेजिटिमेसी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट्स दिए हैं सरकार को कि वो हमसे टैक्स वसूले। Constitution gives legitimacy
state and its action. And its action. Example, taxation. अब देखा हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट गिव्स लेजिटिमेसी टू द स्टेट, इट गिव्स लेजिटिमेसी टू द स्टेट एंड इट्स एक्शन। तो ये जो लेजिटिमेसी देता है कि जो उसके एक्शन को, ये देता है हमारा संविधान। ठीक है, तो ऐसा तो ना हो जाए कि सरकारें अपनी मनमानी चलाने लग जाएं, कुछ भी करें। अगर ऐसे ही लेजिटिमेसी संविधान हमारा दे रहा है तो इसलिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमेशा लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। तो इसको लिमिटेड गवर्नमेंट होते कैसे हैं, ये भी इस चीज को सुनिश्चित कौन कराता है, ये भी कराता है हमारा संविधान। जो 6 पॉइंट है वो यही है। एक इट ऑल्सो लिमिट्स द स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट जो होनी चाहिए, कि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, वो हमारा संविधान सुनिश्चित कराता है। ठीक है, इनफोर्स, limit, sorry, it enforce limitation to the state's authority, to the state's authority. And why did it enforce limitation to the state's authority? Because in a democratic nation, the government the government cannot be, because in a democratic nation the government cannot be absolutist. Therefore, there are legally enforceable limitation on government to prevent absolutism. ठीक है, हाँ ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स लेजिटिमेसी टू द स्टेट एंड इट्स एक्शन। एग्जाम्पल, टैक्सेशन। ठीक है, अब इसका काउंटर करेगा, इट ऑल्सो इन्फोर्स लिमिटेशन, लिमिटेशन टू द स्टेट्स अथॉरिटी। ठीक है, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक नेशन द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एब्सोल्यूटिस्ट। ये देखिए, because in a democratic nation the government cannot be absolutist,
Therefore, there are legally enforceable limitation on government to prevent absolutism. To to prevent absolutism. ठीक है. Constitution gives legitimacy to the state and its action. Example: taxation. 6 point क्या? Enforce limitation to the state's authority, because in a democratic nation the government cannot be absolutist. दिख रहा है? Absolutist. Therefore, there are legally enforceable limitation on government to prevent absolutism. ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखें नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या टॉपिक है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है ये हम इसमें जानेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि यहां पर जो है ये बताता है हमें, एक आइडिया देता है कि गवर्नमेंट को जो है संविधान को फॉलो करना चाहिए और उसके पास एक लिमिटेड पावर होनी चाहिए. सॉरी, ये संविधान को फॉलो करना चाहिए और नहीं, इसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये बोलता है कि गवर्नमेंट को संविधान को फॉलो करना ही करना चाहिए एंड लिमिट्स इट्स पावर एंड आउटलाइन द राइट्स ऑफ अ सिटीजन. ठीक है, तो इसका एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं. It is, what is constitutional? It is the idea, ये एक तरह का आइडिया है. इट इज द आइडिया दैट अ गवर्नमेंट should operate it is the idea that a government should operate according to its constitution. According to its constitution. एक बार लिख देता हूँ फिर बताता हूँ मैं, पहले तो टाइम लगेगा. To its constitution that limits its power, that limits its power and outlines the rights of citizen and समझ में आएगा and outlines the right of its citizen. कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कंपोनेंट एक होता है हमारा रूल ऑफ लॉ और होता है इक्वलिटी ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ
तो ये हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये एक तरह की फिलोसफी है जिसका ये मानना है कि इट इज़ द आइडिया दैट अ गवर्नमेंट शुड ऑपरेट अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसको जो भी काम करना चाहिए, जैसा भी काम करना चाहिए, जैसे भी ऑपरेट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में इसलिए रहना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर कराता है कि सरकार की ताकत इतनी नहीं हो जाए कि वो अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करे, अब्यूज ऑफ पावर, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। इसलिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो होना चाहिए किसी भी स्टेट में। तो इसी चीज़ को ये बोलता है, इट इज़ द आइडिया दैट अ गवर्नमेंट शुड ऑपरेट अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन दैट लिमिट्स इट्स पावर एंड आउटलाइंस द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलोसफी होगी। इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके दो मेन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है हमारा रूल ऑफ लॉ, एक हमारा होता है इक्वालिटी ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ जो है ये हमें दिया है एविड-आइसी ने। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, और दो कंपोनेंट है, रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी ऑफ लॉ। मतलब कि जो भी चीज़ हो, जैसा भी हो, सब इसका मोटा मोटा यही है कि जो भी हो संविधान के दायरे में होना चाहिए, उससे बाहर कूदाकादी नहीं करना चाहिए। और दो मेन कंपोनेंट है, रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कि जो लॉ के सामने सब बराबर हैं, जो भी चीज़ें होनी चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके आगे पीछे दाएं ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सब लॉ के हिसाब से ही होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं, क्या है आगे, खाली है, ये है, ठीक है, ये बस साइड यूज़ करते हैं। रूल ऑफ लॉ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। दूसरे स्लाइड में है तो नहीं, इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या होता है? रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ, और ये पिछले बार स्लाइड ने बता दिया था कि एविड-आइसी वाला, ये फिलोसफी दी किसने है? वैसे रूल ऑफ लॉ के बारे में जो है बहुत से लोगों ने बोला है, लेकिन जो हम अडॉप्ट करते हैं वो एविड-आइसी। दिख रहा है कि नहीं? इसमें दिख रहा है, ठीक है, एविड-आइसी। इसके भी भैया अपने दो कंपोनेंट हैं। कौन से? पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, वो समझ में आ रहा है कि रूल ऑफ लॉ है तो लॉ की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, सब लॉ है जो है सो है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, 1 घंटा हो गया। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। दूसरा क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ठीक है, रूल ऑफ लॉ बता दिया। इसका मतलब होता है कि रूल बाय लॉ, और इसके दो जो मेन हमारे कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, एक होता है इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ। ये जो ईबीएल वाला जो सॉरी हट गया क्या ये, हाँ, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 में है। ये इसको मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 14। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब ये होता है, ये कहता है अ कंट्री शुड नॉट बी रूल्ड बाय द विल ऑफ द किंग बट बाय द लॉ ऑफ द लैंड। इसका कहने का मतलब ये होता है, मतलब कि लॉ इज द किंग, ये कहता है ये। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत खास है नहीं, कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे लिख देता हूँ लॉ इज द किंग।
लॉ इज द किंग। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब ये होता है कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लिख देता हूँ इसका, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसी में देखो, दूसरे दूसरे पेज में लिखता हूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ। All sections of society are equally, all sections of society are equally subjected, are equally subjected to the law of the land. नो वन इज अबव द लॉ, इसका मतलब ये होता है नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। इक्वालिटी ऑफ लॉ का मतलब ये हो क्या कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर इक्वली सब्जेक्टेड टू द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, अमीर हैं, गरीब है, राजा है, रंक है, जो भी है, लॉ के सामने सब एक समान है, सब बराबर हैं। और नो वन इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, राजा भी नहीं है, सब लोग लॉ के नीचे ही हैं। एवरीवन इज इक्वली सब्जेक्टेड टू द लॉ ऑफ द लैंड। ये हमारा इक्वलिटी ऑफ लॉ का मतलब हो गया। अब इससे मतलब होता क्या है कि क्या इंश्योर कराता है, ये इंश्योर कराता है किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल प्रोटेक्शन होगा, और लीगल राइट्स, इक्वल प्रोटेक्शन और लीगल राइट्स वगैरह का ये इंश्योर कराता है। ये तो इतना अभी इसको ज़रूरत है नहीं, इसको जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि टाइम वैसे भी 1 घंटा हो गया। कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। सेपरेशन ऑफ पावर जल्दी देख लेते हैं जो बचा है। सेपरेशन क्या क्या बचा है? सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस इन सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स बाय एग्जीक्यूटिव वगैरह है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन अगली क्लास में करेंगे इसको। सेपरेशन ऑफ पावर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब सेपरेशन ऑफ पावर का क्या हिसाब है कि जैसे हमने बोला लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। हाँ, जैसे हमने बोला कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए जो 2 कंपोनेंट हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो जो हमने पढ़ लिया कि रूल ऑफ लॉ, और दूसरा कंपोनेंट क्या इंपॉर्टेंट है, वो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। पावर जो है वो किस पे कितनी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, सब में सेपरेट वे में डालनी चाहिए। कौन किस में रहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, किस में होगा? जो हमारे 3 मुख्य स्तंभ है, जो 3 इंस्टीट्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव और जो हमारी जुडिशरी है, उनमें ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगी, ये भी इंश्योर कराती है कि वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस चेक भी करते रहें कि कोई अपने पावर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके कोई काम तो नहीं कर रहा है। तो क्रॉस एंड चेक्स भी इसमें चलता रहता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे क्रॉस एंड चेक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, क्योंकि इस समय ज़्यादा हो गया है। जो थोड़ा बहुत बच रहा है कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में प्रीएम्बल तक खत्म कर दूँ। पहले इसको खत्म करते हैं, उसके बाद बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो मैंने क्या बोला? फॉर अ लिमिटेड गवर्नमेंट, फॉर अ लिमिटेड गवर्नमेंट, जो 2 फॉर अ लिमिटेड गवर्नमेंट 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमें बताया था, 2,
इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, टू कंपोनेंट। एक कौन सा, रूल ऑफ लॉ, और एक क्या है हमारा एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि सेपरेशन पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जो उसके इंस्टीट्यूशन होंगे किसी भी देश के, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो, जो जो इक्वली एक दूसरे के स्टेटस के इक्वल हो और बड़े इंपॉर्टेंट हो, उनमें डिस्ट्रीब्यूट। इंडिया में किन में डिस्ट्रीब्यूट होती है ये, वहाँ से शुरू करते हैं, अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इंडिया में किन में होती है, इंडिया में हमारे होती है 1 2 3 लेजिस्लेचर। ये हो गया लेजिस्लेचर, ये हो गया एग्जीक्यूटिव, और ये हो गया हमारा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम है? ठीक है, इन तीनों डिस्ट्रीब्यूट, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द लॉ, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग लॉ और मेकिंग लॉ, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या काम करता है ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बाद में फंसेगा नहीं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, और बचा क्या, और जो लेजिस्लेचर बॉडी कौन है? पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट is the legislature, legislative body is the legislative बॉडी। ठीक है, तो लेजिस्लेचर जो है हमारा क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, एंड पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब पार्लियामेंट ही वो लॉ बनाता है जिसमें हमारे लेजिस्लेचर बैठते हैं। पार्लियामेंट में हमारे दोनों होते हैं, लेजिस्लेचर भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव भी होता है। ठीक है, ये मिनिस्टर होते हैं, ये बाकी सारे जो हमारे एमपी होते हैं। अब क्या करें हम, कहाँ गया एग्जीक्यूटिव? हाँ, दूसरा कलर ले लेते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सब। देखें, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये ग्रीन नहीं चलेगा। दूसरा कौन सा लें? दूसरा कलर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये ठीक है, ये दिख जाएगा। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये लॉ बनाता है, ये उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing and enforcing the laws। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। एंड इन्फोर्सिंग नहीं दिख रहा है। एंड इन्फोर्सिंग अब दिख रहा होगा। अब देखिए, लेजिस्लेचर क्या लॉ बनाता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग लॉज, और एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। अब ये एग्जीक्यूटिव हमारे होते कौन है? प्रेसिडेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसको लिखने की ज़रूरत तो चलिए बाद में पढ़ेंगे, भी लिख लेंगे, अभी तो बस इंट्रोडक्शन के लिए है कि लिख देता हूँ। खैर, प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए,
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जुडिशरी का क्या काम है? जुडिशरी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज। इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, जुडिशरी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉज। जुडिशरी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंटरप्रेटिंग लॉज। कभी कभी कुछ कानून होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, उसके मतलब कि कहने का उद्देश्य कुछ होता है, सरकार उसमें नियम कुछ और बना देती है, उसके साथ लॉ कुछ और बना देती हैं, तो उसको इंटरप्रेट करता है हमारा जुडिशरी, बताता है कि सही है कि गलत है। अपने जब उसको अगर गलत है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये घोषित कर देता है। और क्या, ये हमें जस्टिस प्रोवाइड कराता है। और क्या करता है, तो और ये इंश्योर कराता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। अब देख लेते हैं क्या कहते हैं, चेक्स एंड बैलेंस। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। कितना हुआ? 1 घंटा 11 मिनट तो हो गया। चेक्स एंड, जल्दी देख लेते हैं चेक्स एंड बैलेंस इन सेपरेशन ऑफ पावर क्या क्या होता है। लेजिस्लेचर में लिख देता हूँ जल्दी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। दूसरा क्या है, बजट में कंट्रोल देखता है ये कितना किसको मिलेगा, पारित होगा कि नहीं। बजट कंट्रोल कैन क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव कैन क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, पावर टू रिमूव जज, पावर टू रिमूव जजेस। ठीक है, तो ये चेक्स बाय लेजिस्लेचर का क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर देगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे उनको डिजाइन करना पड़ेगा, सरकारें यहाँ से जाती हैं गिर। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। इस पे किसको चेक करता है, इस पे ये चेक करता है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, बजट कंट्रोल, बजट पास होगा नहीं होगा ये भी इनके हाथ में होता है। यहाँ भी क्या किसको चेक करता है, एग्जीक्यूटिव को। कैन क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव, जो क्वेश्चन आवर वगैरह होते हैं इसमें उनसे सवाल जवाब करता है, इसमें भी करता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर टू रिमूव जज इसको बोलते हैं, वैसे तो प्रेसिडेंट के रिमूवल को इम्पीचमेंट बोलते हैं, लेकिन इसको भी बोल लेते हैं इम्पीचमेंट। आइडियली खाली प्रेसिडेंट के रिमूवल को ही बोलना चाहिए वैसे तो देखा जाए तो। इम्पीचमेंट यहाँ से किसको चेक्स एंड बैलेंस करता है, पावर जजेस को रिमूव करने की ताकत किसमें होती है, ये होती है लेजिस्लेचर के पास होती है। तो यहाँ से किसको चेक्स एंड बैलेंस कर लिया, ये जुडिशरी को। यहाँ बाकी तीन में एग्जीक्यूटिव को। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, एग्जीक्यूटिव का है हमारा, एग्जीक्यूटिव का चेक्स बाय एग्जीक्यूटिव देखेंगे। एग्जीक्यूटिव का क्या क्या चेक है भाई, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। एक तो हमारा हो गया वीटो पावर जो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और क्या हो गया, माफ़ करने, सजा माफ़ करने के अधिकार है। अपॉइंटमेंट पहले देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट, अपॉइंट, वीटो पावर हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया। और पनिशमेंट वाला देख लेंगे, रिवाइज द पनिशमेंट।
ठीक है। चेक्स बाई जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसमें क्या है, एक तो वीटो पावर आ जाएगा हमारा, कि प्रेसिडेंट के पास जो होता है हमारा वीटो पावर, ये प्रेसिडेंट के पास जो होता है, कोई लॉ लेकर के आओ ये अपने पास रख लेगा, साइन नहीं करेगा तो लॉ बनेगा ही नहीं, एक्ट नहीं बनेगा। तो ये तो हमारा हो गया, एक तो वीटो पावर हो गया, एक हमारा हो गया अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ हुम, जजेस। वैसे ऑन पेपर देखें तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जाएं तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है यहाँ पर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे। तो यहाँ से किसको चेक्स एंड बैलेंस करता है, ये जुडिशरी को करता है। ये पनिशमेंट वाला क्या सिस्टम है, क्योंकि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो पनिशमेंट वगैरह मिल जाता है तो उसको माफ़ करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास होता है, या कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, या फिर जो भी कर सकता है जिस हिसाब से काम करता है। तो उसको आगे जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तब देखेंगे इसको अच्छे से। अभी बस ये देख लेते हैं चेक्स बाय एग्जीक्यूटिव में किसको किसको किस अधिकार के हिसाब से कैसे कैसे चेक्स किया जाता है। तो वीटो पावर के हिसाब से प्रेसिडेंट करता है किसको, लेजिस्लेचर को, यहाँ से कर लेते हैं वीटो पावर के अधिकार पे किसको, लेजिस्लेचर को। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से किसको कर लेते हैं, ये जुडिशरी को। और जो हमारा पनिशमेंट, पनिशमेंट वाला भी हमारा जुडिशरी में आ जाएगा। अब हमारा आखिरी क्या बच रहा है इसके बाद, इसके बाद हमारा बच रहा है चेक्स बाय जुडिशरी। इसमें ज़्यादा नहीं है, दो ही होगा, सॉरी, एक हो गया जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ चेक्स बाय जुडिशरी में क्या है, एक हमारा जुडिशियल रिव्यू हो गया, और एक हमारा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गया। हाँ ठीक है, दिख रहा है। जुडिशियल रिव्यू हो गया, कोई भी लॉ वगैरह बन रहा है, अगर जो हमारी जुडिशरी है उसको अगर रिव्यू करती है, देखती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी उसको वैलिड उल्लंघन कर रहा है, तो ये वहीं उसको काट देती है, नल एंड वॉइड घोषित कर देती है। तो यहाँ से हमारा देखेगी लेजिस्लेचर को, ये जुडिशियल रिव्यू कर लेगी, एग्जीक्यूटिव के एक्शन को भी जुडिशियल रिव्यू करता है। ये प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्ट करता है जुडिशरी। देखता है कहीं से कोई वायलेट तो नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव जो भी हैं उसको वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से अपना चेक्स एंड बैलेंस परफॉर्म करता है। तो ये चेक्स एंड बैलेंस जुडिशरी का ये दो हो गया पॉइंट। ऐसा नहीं यहाँ खत्म हो जाएगा, इसको हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो ये चीज़ को हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, और जब जुडिशरी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको मैं जल्दी जल्दी एक ऐसे इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ जल्दी जल्दी कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक्सेप्शन देख लेते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। एक्सेप्शन क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर की देखा जाता है किसी भी कंट्री में पावर को, सिर्फ अगर हम बात करें कि हमारे भारत में ही नहीं, हम यूएस में भी बात करें, कहीं भी बात करें, तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत रिजिड नहीं है। ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ बहुत ही एकदम अलग अलग आपस में एक दूसरे में घुस नहीं रहे हैं, इतना रिजिड नहीं है। कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एक्सेप्शंस रहते हैं, और हमारा संविधान तो ऐसा है जिसमें एक्सेप्शन तो भरे पड़े हैं, हर चीज़ में एक्सेप्शंस हैं कि हाँ ये अपवाद है, ये वो अपवाद है। तो सब चीज़ लगभग हमारे पूरे देश में लगभग बहुत सारे अपवाद चलते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं एक्सेप्शंस टू सेपरेशन ऑफ पावर। ज़्यादा नहीं है, दो तीन ही है। ये हमारा आज आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद जो बचा है मेरे ख्याल से दो तीन टॉपिक बचा है, कोशिश करेंगे कि उसको प्रीएम्बल तक नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर दें, आज या कल परसों तक वो उसको भी ले आएंगे। पहले इसको जल्दी ख़त्म करते हैं। एक्सेप्शंस टू सेपरेशन ऑफ पावर, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है, पहला है हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दूसरा क्या है, ऑर्डिनेंस। वैकेंसी इन ऑफिस।
तो ये तीन हमारे जो एक्सेप्शंस हैं सेपरेशन ऑफ पावर में, इसको आप देख लीजिए। एक हमारा होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कोई भी लॉ जो फॉर्म होता है, एक तरह से बोले एक ढांचा दे दिया जाता है कि हाँ कोई अगर नियम एक्ट पास हुआ, कोई नियम बना, तो एक ढांचा दे दिया कि ऐसे बनेगा। अब उसके अंदर हाड़ मास कैसे डालना है वो एग्जीक्यूटिव का काम होता है। अब लेकिन एग्जीक्यूटिव में अंदर जो हमारे पोर्शन आता है ब्यूरोक्रेसी। तो कोई लॉ पारित हो गया, लॉ बनाया किसी ने, सॉरी लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, तो बनाया किसने? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम हो गया ये। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसके अंदर के जो बाई लॉज वगैरह जो छोटे मोटे कानून होते हैं वो कौन बनाता है कि नीचे लेवल पे कैसे उसके कानून होंगे, उसका वायोलेशन हो रहा है तो क्या पनिशमेंट वगैरह, थोड़ा बहुत भी जो हल्का फुल्का होता है वो बनाती है हमारी ब्यूरोक्रेसी, जो पार्ट है हमारे एग्जीक्यूटिव का। तो देखा जाए तो लॉ बनाने का काम यहाँ पर देखा जाए तो छोटे लेवल पर कर कौन रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रहा है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाने का काम कर रहा है, ये वायलेशन है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का, क्योंकि लॉ बनाने का अधिकार किसको है? लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को उसको इंप्लीमेंट करने का अधिकार है, उसका अधिकार नहीं है। तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है कि मतलब कि जो लेजिस्लेटिव पावर है नीचे सबऑर्डिनेट को दे दी जाए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वो हमारा पहला एक्सेप्शन होगा सेपरेशन ऑफ पावर का। दूसरा हमारा क्या है? ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस क्या है कि इसमें यहाँ भी आपको लॉ वाला काम हो गया। इसमें होता क्या है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है किसी कानून को पारित करने की, तो ये प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है, वो अपना ऑर्डिनेंस पावर का इस्तेमाल करता है और तुरंत अनाउंस कर देता है, कोई लॉ पारित कर देता है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस भी हमारा हो गया एक्सेप्शन टू सेपरेशन ऑफ पावर। घबराइए नहीं, ये ऑर्डिनेंस जो है, अभी तो मैंने इसको डेफिनेशन वगैरह लिखवाई नहीं है, लेकिन ये जब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट वाला पोर्शन पढ़ेंगे या पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये लोग क्या पढ़ेंगे? 3-4 लाइन की जो डेफिनेशन होगा बताया उतना ही है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें और होंगी उसको हम उसमें कवर कर लेंगे। ये है हमारा वैकेंसी इन ऑफिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैकेंसी इन ऑफिस। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, वैकेंसी इन ऑफिस कैसे वायलेशन है हमारा, या फिर एक्सेप्शन कैसे है सेपरेशन ऑफ पावर का। ये ऐसे है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रेसिडेंट की हमारी जो है ऑफिस खाली है, वैकेंसी है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है। ठीक है, ये भी मान लीजिए खाली है, तो बचा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी हमारा एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करता है अगर वैकेंसी ऑफ ऑफिस में, तो ये हमारा एक्सेप्शन है सेपरेशन ऑफ पावर में। और वो ये इसलिए है क्योंकि ये हेड है हमारा दूसरे विभाग का, जुडिशरी का, ठीक है, दूसरे चैम्बर का अपना चल रहा है, और ये जा कहाँ रहा है? एग्जीक्यूटिव में। तो मतलब जो यहाँ का हेड जा रहा है हमारा, जाके बन जा रहा है दूसरे का हेड। तो एक जो अगर ऐसा कैसे सेपरेशन ऑफ पावर है कि यहाँ से उड़ के वहाँ चला आ रहा है, अगर देखा जाए तो ये इसको अपना काम करना चाहिए, इनको अपना काम करना चाहिए, इसको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जो यूएस में नहीं है। तो इसलिए ये हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया। आज जो टॉपिक था उसमें थोड़ा थोड़ा जो बच रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बच रहा है, बच नहीं रहा है वैसे तो। बच रहा है क्या? हमारा इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन, कैसे इलेक्शन होते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, और वोट देने का अधिकार कब कैसे किसको कितना मिला, ये थोड़ा बहुत मुश्किल से एक पेज का था ये। फिर बच रहा है ये एफपीटीपी सिस्टम बच रहा है, जो ये कैसे चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, ऐसे होते हैं। एक हमारा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये बच रहा है। और फिर क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन क्या है, और स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशन ये देखेंगे। राइट्स कई तरह के होते हैं, सोशल राइट्स होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, जस्टिस या पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। ये सब राइट्स हैं, ये इन दोनों में, इन सब में क्या थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इन सब में क्या डिफरेंस है, और कौन से जो हमारे यहाँ आर्टिकल है वो किस राइट्स को क्या डिफाइन करता है, उसमें आ जाएगा ये वोटर राइट्स कौन कौन से होते हैं, ये भी देखेंगे हम अगली क्लास में। क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज आगे चल के बहुत ज़्यादा इसको डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन पीछे से भी पूछ लेता है क्वेश्चन, और लगभग थोड़ा बहुत आ जाता है, बहुत छोटी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसको भी हम अभी देख लेंगे ताकि बाद में ना देखना पड़े। लेकिन अभी क्या हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, सोचा था कि 40-50 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बनाते बनाते 1.5 घंटे का हो गया है। माफ़ी चाहूँगा मैं, इतना लंबा वीडियो हो गया, यहाँ तक तो बड़ा कम ही लोग देखते हैं वैसे तो 1.5 घंटा हो गया।
तो अगली क्लास में हम मिलेंगे जहाँ पर हम इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। प्रियम्बल तक मैं कोशिश करूँगा ख़त्म करूँ, और मेरा विश्वास करिए कि प्रियम्बल तक मैं ख़त्म कर दूंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये अभी इंट्रोडक्शन में इतना लंबा पढ़ा दिया 1.5 घंटा, तो प्रियम्बल तक कैसे ख़त्म करेगा। तो ये लंबा इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास ये इसका जो है अभी वो पीडीएफ वर्जन नहीं आया, रिटर्न फॉर्मेट में नहीं आया, तो लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग गया। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में अगर 1.5 घंटे की क्लास लगी तो और एग्ज़ाम भी पास में है, तो ये बहुत सही चीज़ नहीं है, मैं गलती मानता हूँ अपनी। तो अगले क्लास में यही करूँगा कि मैं पहले से या तो मैं लिख दूंगा डेफिनेशन वगैरह बोर्ड पे, कि मैं सीधे आऊँ डिफाइन करूँ कि ये ऐसे ऐसे होता है जिससे मुझे लिखने का टाइम ना जाए। या तो फिर क्या करूँगा, उसका एक पीडीएफ में बनवा लूँगा, नोट बनवा लूँगा, जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनवा लूँगा, और उसको अपलोड करके डायरेक्ट मैं वहाँ से पढ़ा दूँगा। अगर आपको ये तरीका सही लग रहा हो कि नहीं ऐसे ही बहुत इंटरेक्टिव हो रहा है, कि हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और लाइन लाइन में बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ, तो आप ये बोलना कि नहीं ऐसे कंटिन्यू करें, तब कोई बात नहीं है, कम कम टॉपिक को पढ़ाएंगे और ऐसे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर आपको लगे कि नहीं वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अदर यूट्यूब चैनल्स में वही ज़्यादा सही लग रहा है, मुझे भी लगता है कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा उससे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास इतना नहीं है कि हम बहुत डिटेल में जाएँ। तो जैसा भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है वो बन गया है, वो आज मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे और कमेंट में भी मैं उसको पिन कर दूंगा, उसको आप जाके ज्वाइन ज़रूर करना, और उसमें अपने सुझाव देना आप, और बताना क्लास कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे बुरा लगे, आप जैसा भी लगे आप बताइएगा। पहली क्लास थी तो हो सकता है कुछ गलती हुई होगी, तो आप बताना, इसको हम अगले में ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। बाकी धन्यवाद। आप पढ़िए, हम भी पढ़ें, सब लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।